अभ्यास 24 ऑनलाइन क्लासेज में मैं योगेंद्र पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्र का कंसेप्ट क्या है, राष्ट्र का कंसेप्ट आया कहां से। तो फ्रांस के एक राइटर हैं अर्नेस्ट रेनर, उन्होंने कहा कि समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को हम राष्ट्र कहते हैं। तो क्या राष्ट्र का कंसेप्ट विदेश से आया या इंडिया में भी राष्ट्र का कंसेप्ट था? तो इंडिया में राष्ट्र का कंसेप्ट मौर्य काल से संज्ञान में आता है, बल्कि और आगे चले जाएं तो महाजनपद काल या उसके और पहले चले जाएं तो जब उत्तर वैदिक काल से ही राष्ट्र का कंसेप्ट आया था। लेकिन प्रॉपरली तौर पर अगर हम देखें तो ये राष्ट्र का जो कंसेप्ट है वो चाणक्य की बुक अर्थशास्त्र में हमको मिलता है, जिसमें चाणक्य ने कहा कि किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए मुख्यतः 7 चीज़ों की ज़रूरत होती है। और वो 7 चीज़ें कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि राष्ट्र के निर्माण के लिए एक राजा की ज़रूरत होती है, राजा होना चाहिए। राजा के बाद उसको सपोर्ट करने के लिए उसके मंत्री होने चाहिए। उसके बाद उसका एक जनपद, एरिया, क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पर वो राज्य करेगा। उसके बाद एक उसका दुर्ग होना चाहिए जहाँ पर राजा रहेगा। दुर्ग के बाद एक सेना होगी जो उस पूरे जनपद, उस पूरे राष्ट्र की रक्षा करेगी। और उसके बाद राजस्व कोष होगा जो कर्मचारियों, सैनिकों को वेतन प्रोवाइड कराएगा। और अंत में 7वां नंबर आएगा मित्र का, जो राजा का सुख दुख में उसका सहयोग करेगा। तो इस प्रकार चाणक्य ने राज्य के या राष्ट्र के निर्माण के 7 महत्वपूर्ण अंग बताए। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ वो 7 महत्वपूर्ण अंग क्या हैं। सबसे पहले तो राजा होगा, राजा के बाद अमात्य आएगा, अमात्य के बाद जनपद या क्षेत्र आएगा, जनपद या क्षेत्र के बाद दुर्ग आएगा, दुर्ग के बाद सेना आएगी, सेना के बाद कोष होगा और कोष के बाद मित्र। इस तरीके से कुल 7 लोगों के समूह से राष्ट्र का निर्माण का कंसेप्ट चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में दिया। अर्थशास्त्र की पुस्तक, नाम तो उसका अर्थशास्त्र है, लेकिन उसमें जो मेन कंटेंट है उसका वो है प्रशासन या फिर लोक प्रशासन। तो राष्ट्र के बाद आइए राष्ट्रवाद देखते हैं। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद वह विश्वास है जिसमें लोगों का एक समूह इतिहास, परंपरा, भाषा और जातीयता और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करता है। इन सीमाओं के कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उन्हें अपने स्वयं के निर्णयों के आधार पर अपना स्वयं का संप्रभु राजनीतिक समुदाय राष्ट्र स्थापित करने का अधिकार है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रवाद है उसके जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं उस राष्ट्र में रह रहे हैं, जो एक संस्कृति, एक समुदाय, एक समूह, परंपरा, भाषा से संबंध रखते हैं, उन्हें पूर्ण अधिकार होता है कि वे अपने लिए एक नियम, कानून, संविधान और सरकार का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक आता है नेपोलियन। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। अपनी योग्यता के बल पर नेपोलियन 24 वर्ष की आयु में सेनापति बन गया। उसने कई युद्धों में फ्रांस को विजय दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल की तथा फ्रांस का शासक बन गया। यानी अपनी योग्यता के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर आदमी कुछ भी कर सकता है। अब नेपोलियन का डेट ऑफ बर्थ याद करना कोई टेढ़ी खीर नहीं है, आसानी से हम याद कर सकते हैं, क्योंकि जो नेपोलियन के बर्थडे की डेट है वो कहीं ना कहीं हमारे देश की स्वतंत्रता दिवस की डेट से मैच करती है। तो इसलिए सिंपल सी बात है, अगर आपको अपने देश की स्वतंत्रता याद रहेगी, स्वतंत्रता दिवस याद रहेगा, उसका दिनांक याद रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि नेपोलियन का बर्थडे भी आपको याद रहेगा। इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है आपको। नेपोलियन 24 वर्ष की आयु में सेनापति बन गया। उसने कई युद्धों में फ्रांस को विजय दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल की तथा फ्रांस का शासक बन गया। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं भाई? अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मुझे बताएंगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है और किसने कहा था।
अगली क्लास में मैं इस पर डिस्क्राइब करूँगा इसको, लेकिन आपका कमेंट इस पे आना चाहिए कि किसे कहा था, किसने कहा था, ये कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। उदारवाद, उदारवाद अर्थात लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के मूल शब्द लीबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। लीबर, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि लीबर किसी भी काम को करने का एक आसान डिवाइस होती है, ऐसी डिवाइस जो किसी भी कठिन काम को आसानी से करने के लिए हमको एक सहायता प्रदान कर दे, वो होता है लीबर। उसी से लिबरलिज्म बना है, उदारवाद बना है। एक टॉपिक यहाँ दिख रहा है कानून के समक्ष समानता। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि भारतीय संविधान में ऐसी कौन सी आर्टिकल है जिसमें हमें कानून के समक्ष समानता का अधिकार मिला है। उस आर्टिकल को कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। निरंकुशवाद का आशय एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था से है जिसकी शासन सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, यानी फुल्ली निरंकुश होता है वो, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित सरकारें होती हैं। यानी निरंकुशवाद की सरकारें कैसी होती हैं, सेना के बल पर आधारित होती हैं, यानी हर चीज़ वो सेना के अकॉर्डिंग करती हैं। जैसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में है, वहाँ का प्रधानमंत्री, वहाँ का राष्ट्रपति, वहाँ की सरकार सब कुछ किसके भरोसे चलती है, सेना के भरोसे चलती है। मान के चल सकते हैं कि वहाँ पर सेना का शासन है और सेना के माध्यम से सरकार वहाँ पर गवर्न होती है। दूसरा आता है जनमत संग्रह, एक प्रत्यक्ष मतदान व्यवस्था जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए मत के माध्यम से पूछा जाता है। कहने का मतलब ये है कि हर 5वें साल हमारे यहाँ मतदान होता है, चाहे वो ग्राम सभा का मतदान हो, चाहे वो लोकसभा का मतदान हो, चाहे वो विधानसभा का मतदान हो। तो आप अपने मतदान के अकॉर्डिंग, अपने मत के अकॉर्डिंग अपना ग्राम प्रधान चुनते हैं, अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं और अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो वो क्या है, वही जनमत संग्रह है। यूटोपिया, कल्पनादर्श, ये क्या बला है भाई, एक ऐसे समाज की परिकल्पना करना जो वास्तव में इस धरती पर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मतलब इतनी समानता, इतनी उदारवादिता, सबको समान वैल्यूएशन, सबका समान मूल्यांकन, चाहे वो राजा हो या रंक, सबको समान मूल्यांकन सबका होगा, ऐसी कल्पना एक समाज की गई है जो शायद इस पूरे धरा पर संभव ही नहीं है, मात्र ये कल्पना ही है। रोमानीवाद क्या है, माने रोमांटिक। रोमांटिक शब्द आते ही आपके मन में वो हीरो हीरोइन वाला सीन आ जाता होगा। नहीं, यहाँ पर रोमांटिकवाद का मतलब है या रोमानीवाद का मतलब है कि ऐसे गीत, संगीत, नृत्य, चित्रकला के माध्यम से हमें राष्ट्रवाद को जन्म देने की भावना को प्रखर करना होता है। ये एक ऐसा आंदोलन था जो गीत, संगीत, चित्रकला और कविता के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आपने मूवी देखी होगी सोल्जर, आपने मूवी देखी होगी केसरी, मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के खिल जावा, बस इतनी सी है आरज़ू। ये सब क्या है, ये गीत के माध्यम से राष्ट्रवाद के लिए आपके अंदर एक जुनून पैदा करना होता है। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता पढ़ी होगी, बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। ये कविताएं क्या बताती हैं हमको, ये कविताएं हमको यही बताती हैं कि आपको अपने राष्ट्र के प्रति हमेशा प्रेम की भावना, जुनून की भावना रखनी चाहिए। तो ये रोमानीवाद राष्ट्र को, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन का मार्ग प्रशस्त करता है। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग विधाता, ये हमारे देश का राष्ट्रगान है और इस राष्ट्रगान के रचयिता नो डाउट रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक और देश का भी नेशनल एंथम लिखा है, राष्ट्रगान लिखा है। उस देश का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्लियर। वंदे मातरम के रचयिता 1905 में वंदे मातरम एक ऐसा गीत था जिसने
स्वदेशी आंदोलन में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को ओतप्रोत कर दिया। अब वो गीत क्या था? वंदे मातरम, लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। ध्यान रखिएगा इसको। आते हैं जुंकर्स। ये कौन सी बला आ गई? जुंकर्स परसा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार आते थे। बड़े बड़े जमींदार आते थे। याद करना बहुत आसान है। जा से जुंकर्स, जा से जमींदार, जा से जुंकर्स, जा से जमींदार। जमींदारों ने जुंकर्स परसा, जमींदारों ने जुंकर्स परसा। परसा मतलब परोसना। हमारे गांव देहात में खाना परोसने को परसा ही बोलते हैं। चलो खाना परस दो। क्लियर? तो क्या हुआ? जमींदार जुंकर्स परसा। सिंपल, आपको कभी भूलने का मौका ही नहीं मिलेगा और लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। क्या है? जुंकर्स जमींदार परसा, जुंकर्स जमींदार परसा। जमींदारों ने जुंकर्स परसा। एक ट्रिक बना लें, जमींदारों ने जुंकर्स परसा। क्लियर? याद हो गया होगा आपको। अगला जो बिंदु आता है, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि का समान होना जरूरी है। यूरोप में अलग अलग समाज था। यूरोप में क्या था? अलग अलग समाज था। जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोग जर्मन, अंग्रेज, फ्रेंच, इटली आदि भाषाएं बोलते थे। क्लियर? अगली टॉपिक क्या है? 19वीं शताब्दी में यूरोपीय साम्राज्य की क्या कंडीशन थी, ये देखना है। तो 19वीं शताब्दी में यूरोपीय समाज असमान रूप से दो भागों में विभाजित था। एक उच्च या कुलीन वर्ग और दूसरा निम्न या कृषक वर्ग। तो उच्च या कुलीन वर्ग कम जनसंख्या थी इनकी। फिर ये वर्चस्वधारी वाला वर्ग था। जमींदार सामंत इसी कुलीन वर्ग में आते थे। विशेषाधिकार वर्ग भी था भाई। ये सिंपल सी बात है, आपको याद कैसे रखना है इसको। कुलीन वर्ग कौन लोग होते हैं, इसको कैसे याद रखना है? जंगल में अकेला कौन होता है? शेर होता है। पावर अनलिमिटेड, हाथी उससे बड़ा, लोमड़ी उससे भी चालाक, लेकिन पावर और चालाकी नहीं, वर्चस्व। शेर का वर्चस्व पूरे जंगल में होता है, लाइक कुलीन या उच्च वर्ग। आइए यहां देखते हैं निम्न या कृषक वर्ग। इनकी जनसंख्या सबसे अधिक थी। भूमिहीन वर्ग था, बेचारों के पास जमीन नहीं थी। जमीन तो इन लोगों ने कब्जा करके रखा था। अधिकार विहीन वर्ग था, कोई भी राइट्स नहीं था इनके पास, मतलब अधिकार विहीन। इसी बीच क्या हुआ, यूरोपीय समाज में 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जुड़ा जो शिक्षित मध्यम वर्ग था। कैसा वर्ग था? मध्यम वर्ग था, लेकिन एजुकेटेड मध्यम वर्ग था। अब नया मध्य वर्ग था क्या वो? इसमें सभी शिक्षित वर्ग आते थे, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, विद्वान, व्यापारी आदि। शिक्षित होने के कारण इन्होंने एक समान कानून व्यवस्था की मांग रखी, यानी उदारवादी विचारधारा की मांग। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति आपको क्लियर पता होगी। फ्रांसी का जो मुख्य आधार था वो क्या था? जितने भी वहां पे थिंकर थे वो मेन आधार में काम करते थे, बेस में काम करते थे। चाहे मॉन्टेस्क्यू हो, चाहे रूसो हो, चाहे वॉल्टियर हो, आपने इनको पढ़ा था। उनके विचार, उनके लेख फ्रांसीसी क्रांति को नई धार दे रहे थे। तो इसी तरीके से यहां भी नया मध्य वर्ग क्या कर रहा था? अपने अधिकारों की मांग कर रहा था। अपने अधिकारों की मांग आदमी कब करेगा? जब आदमी शिक्षित होगा। जैसे एक नाम आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी विद्यालय जाते थे, क्योंकि वो निम्न एससी कास्ट के थे, शेड्यूल कास्ट के थे, माहर जाति के थे। तो उनको स्कूल में विद्यालय साफ करने के लिए, भाई विद्यालय का प्रांगण आपको साफ करना है, अम्बेडकर जी को। विद्यालय में क्लास किसको साफ करनी है? अम्बेडकर जी को साफ करनी है। क्लियर? लेकिन उन्होंने कभी इस पर आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि ये दिन ही आने वाली हमारी पीढ़ियों को ना देखना पड़े। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर ध्यान दिया। और आपको पता होना चाहिए कि 3 गोल में सम्मेलन हुए, जिसमें अंग्रेजों ने स्पेशली अंबेडकर को इनवाइट किया था। और अंबेडकर इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन थे कि उन्हें संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बना दिया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपसे क्वेश्चन कोई क्वेरी करे या पूछा जाए कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था,
तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष सबसे पहले चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर कट रहें, संविधान सभा का अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो एक बार पी लेगा ना लाइफ टाइम दहाड़ेगा। तो शिक्षा शेरनी का दूध है, उस दूध को पीजिए और जोर से दहाड़िए। फिर उदारवादी राष्ट्रवाद ने राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण था उसे समाप्त कर दिया। ये जो उदारवादी राष्ट्रवाद आया, इसने क्या किया, राज्य के अंदर जो आपसी आयात निर्यात की व्यवस्था थी, आपसी जो सामंजस्य नहीं बन पा रहा था, उसको समाप्त करने का प्रयास किया। किंतु अलग अलग राज्यों के बीच सीमा शुल्क समाप्त करने में यह उदारवाद असमर्थ रहा। राज्यों के मध्य सीमा शुल्क समाप्त करने के लिए एक संगठन बनाया गया जिसे क्या कहा गया, जाल्बे राइन। क्या कहा गया, जाल्बे राइन। जाल्बे राइन का मतलब कि जितने भी राज्य हैं उनके बीच आपस में जो आयात निर्यात होता है उस पे जो टैक्स लगते हैं उसको कम किया जाए। और प्रशा साम्राज्य में, प्रशा में जितने भी राज्य शामिल होते थे वहाँ पर कुल 30 मुद्राएं चला करती थीं, यानी कि जाल बवाल। जाल्बे राइन का मतलब जाल बवाल, जाल बवाल को ख़त्म करना, जाल्बे राइन यानी जाल बवाल को समाप्त करना था। ऐसे याद रखें कि जो जाल्बे राइन संगठन बनाया गया उसका मेन उद्देश्य जर्मन संघ में फैले मुद्रा संबंधी, व्यापार संबंधी, आयात निर्यात संबंधी जाल बवाल को समाप्त करना था। अब जाल बवाल कैसे था भाई, वहाँ पर देखिए, जाल बवाल ऐसे था कि जब तक जाल्बे राइन नहीं बना था तब तक प्रशा संघ में 30 मुद्राएं प्रचलन में थीं, यानी हर संघ, हर प्रशा के हर क्षेत्र का अपना एक अलग मुद्रा। जैसे अभी हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में जितने भी प्रदेश हैं वो सब क्या करें, अपनी अलग अलग मुद्रा ईजाद कर दें, शुरू कर दें। तो कितनी प्रॉब्लम होगी, हमको यूपी से दिल्ली जाना है, अब दिल्ली में जाना पड़ेगा तो मुझे करेंसी चेंज करनी पड़ेगी। मद्रास जाना है, महाराष्ट्र जाना है, गुजरात जाना है, गोवा जाना, तो क्या होगा, आपको जगह जगह जाने के लिए करेंसी चेंज करनी पड़ेंगी, मुद्राएं चेंज करनी पड़ेंगी। इसको समाप्त करने के लिए इस जाल्बे राइन संगठन का गठन किया गया। 1834 में परसा की पहल पर इसका संगठन किया गया। परसा ने 1834 में इस जाल्बे राइन संघ को गठित करने की पहल की और इसकी स्थापना 1834 में की गई। यानी जाल्बे राइन का मतलब जो कर संबंधी, मुद्रा संबंधी, आयात निर्यात संबंधी जो जाल बवाल था, उस जाल बवाल को समाप्त करने के लिए जाल्बे राइन संघ लाया गया। जाल बवाल तो समझ रहे होंगे ना, उस जाल बवाल को समाप्त करने के लिए। और इस प्रकार जाल्बे राइन के माध्यम से केवल 2 मुद्रा, पूरे प्रशा संघ में 2 मुद्रा को मान्यता प्रदान की गई। जैसे मोदी ने क्या किया, एक राष्ट्र एक कर, 1 नेशन 1 टैक्स, जीएसटी लगा दिया ना, आपको सब जगह कर नहीं देना है, आप सिर्फ एक कर दीजिए। ऐसे जाल्बे राइन में भी क्या हो गया, सिर्फ 2 मुद्राएं रह गई, यानी आयात निर्यात के बीच जो बाउंड्री थी उस बाउंड्री को इसने क्या किया, समाप्त कर दिया। अगली टॉपिक देखते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीप में राष्ट्रवाद की लहर चल पड़ी जिसने यूरोपीय देशों का कायाकल्प कर दिया। जर्मनी, इटली, रोमानिया आदि नवनिर्मित देश कई क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बने जिनकी राष्ट्रीय पहचान समान थी। यूनान, इंग्लैंड, बुल्गारिया आदि सब क्या हो गए, स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। इसका मेन कारण क्या था, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसी के बाद देखते हैं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। इसके विषय में आपने बृहत और विस्तृत अध्ययन कर रखा है क्लास 9th में। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर सत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंप दी। इसी क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर बूर्बो वंश का निरंकुश शासन था। और इस समय जब बूर्बो वंश का शासन, तो फ्रांस 3 पार्टों में डिवाइड था जिसको हम सीएनजी बोलते हैं। अपनी भाषा में मैं क्या बोलता हूँ, सीएनजी, कोबरा, सी कोबरा, एन नेवला, जी गधा। सी सीएनजी, सी कोबरा, एन नेवला और जी गधा। गधा का मतलब
गधे को सारे लोग यूज करते हैं यार, ऐसे वहां पर सर्व जनरल वर्ग था ना। सी का मतलब क्लेर्जी, एन का मतलब नोबिलिटी और जी का मतलब जर्नल। तो जो क्लेर्जी था और जो नोबिलिटी था, ये लोग क्या करते हैं, सर्वहारा वर्ग पर, जनरल वर्ग पर अपना जबरदस्ती प्रभाव जमाए हुए थे, यानी गधा बनाए हुए थे उसको। यानी वो कोबरा सांप, वो नेवला, ये दोनों ने मिलकर के साठ गांठ कर ली और क्या कर लिया, उस गधे पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन कब तक, एक दिन गधा जोश में आ गया और लतिया दिया, दुलत्ती मारा, तो कोबरा भी गायब और नेवला भी गायब। क्लियर। फ्रांसीसी क्रांति के प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती थी। अब देखते हैं कि कौन कौन से कदम उठाए फ्रांसीसी क्रांति के बाद, ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए जिससे फ्रांस के जनता के अंदर राष्ट्रवाद की भावना हिलोरें लेने लगी, दहाड़े मारने लगी। आइए देखते हैं। प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। वर्तमान समय में क्या होता है, प्रत्येक राज्य से एमपी चुन करके जाते हैं, कहाँ बैठते हैं, विधायक चुन करके जाते हैं, प्रत्येक क्षेत्र से कहाँ बैठते हैं भाई, नेशनल असेंबली में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, संसद में बैठते हैं, लाइक दिस टाइप। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, यानी जो भाषा होती है वो भी जोड़ने का माध्यम, बहुत सटीक माध्यम होती है भाषा। जैसे आप भी गोंडा के हो, महाराष्ट्र में चले जाओ, कोई मिल गया वहाँ अपने जिला के, अरे तब तो पूछे क्या भैया, मजा आएगा फिर, है ना। तो भाषा जो होती है वो कम्युनिकेशन के लिए सबसे अच्छी चीज होती है। आंतरिक आयात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और माप तौल की एक समान व्यवस्था लागू की गई। 1789 के पहले क्या था, आयात निर्यात में बवाल था। कदम कदम पे प्रत्येक स्थान पर माप तौल के मान अलग अलग थे। जनता, स्कूल और कॉलेज की छात्राओं द्वारा भी समर्थन के रूप में क्लब की स्थापना की गई, जिसे जैकोबिन क्लब कहा गया था। भारत का ऐसा कौन सा रूलर था जिसे जैकोबिन क्लब की सदस्यता प्राप्त थी, या जिसने फ्रांस के जैकोबिन क्लब की सदस्यता ली थी? कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, बताएंगे मुझे आप। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे विचार प्रसारित किए गए। नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा अपनाया गया। क्लियर। फ्रांस की जो क्रांति थी उसका बेस यही था यार, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसी के आधार पूरी फ्रांस की क्रांति हो गई, और क्रांति हो गई तो फ्रांस ने एक नए झंडे को अडॉप्ट किया। झंडा क्यों भाई, झंडा ही तो हमारी पहचान है। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। क्लियर। अच्छा हाँ, झंडा गीत किसने लिखा है, इसको भी आप कमेंट में लिखेंगे। क्लियर। नहीं होगा तो मैं जब पढ़ाऊंगा इसके बाद वाला टॉपिक, इसके बाद वाला चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का उदय, तो वहाँ मैं इन चीज़ों पर बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही विस्तृत व्याख्या करूँगा। फ्रांस की आर्मी को समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिया गया, जिससे राष्ट्रवादी भावना का विकास तेजी के साथ बढ़ा। यानी फ्रांस की सेना ने क्या किया, राष्ट्रवाद के प्रभाव को आगे बढ़ाने का काम किया। तो ये रहा आज का एक छोटा सा टॉपिक। कमेंट में आप लिखेंगे ये मेरा प्रयास कैसा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, जो भी आप लिखेंगे। कमेंट, आलोचना हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक होती है। कमेंट और आलोचना व्यक्ति को उसके आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। आलोचना और कमेंट जरूरी है, तभी आदमी आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद।